कौन कहता है कि सब कुछ नसीब से मिलता है? मेहनत करके देखो, हार कर भी सुकून मिलता है। जी हाँ, इसी के साथ शुरू कर देते हैं हम लोग आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यानी कि ये हमारी घंटों की क्लास मिनटों में होगी, जहां पर हम 10 मिनट में पूरी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद स्टैटिक फैक्ट्स, विद ब्ला 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 अलग क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोगों से पूछा गया कि which pole of the moon has been selected for the landing of the Indian Space Research Organizations, यानी कि इसरो चंद्रयान 4 मिशन रिसेंटली। क्या कह गया ये क्वेश्चन? सिंपल बात है कि जो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च होने वाला है, उसके लिए लैंडिंग के लिए कौन सी जगह चुनी गई है मून की। अच्छा, ये है क्या? सारी बातें बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं। चंद्रयान जो है, आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये चंद्रमा यानी कि ल्यूनर के लिए ल्यूनर मिशन है भारत का। क्या है? ल्यूनर मिशन है भारत का। ठीक है, यानी कि मून के लिए बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो मिशन है, और चंद्र से आप समझ भी पा रहे होंगे। बात की जाए चंद्रयान मिशन के बारे में, तो जो चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ था, उसको लॉन्च किया गया 2008 में, और ये मिशन सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, इसने खोज की थी, किस चीज की खोज की थी? पानी की, यानी कि वाटर की खोज की थी इसने चांद पर। फिर उसके बाद 2019 आया, और 2019 में चंद्रयान 2, क्या? चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। लेकिन ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। जब लैंडिंग हो रही थी तो लैंडिंग के समय जो लैंडर था उसकी वो सही से लैंड नहीं कर पाया, और ये मिशन हमारा पार्शियली सक्सेसफुल था। फिर आया 2023 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन, और ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसने रच दिए थे इतिहास। साउथ पोल पर लैंड करने वाला, मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला ये पहला मिशन था, है ना? पहला मिशन था, वर्ल्ड का पहला मिशन था, दुनिया का पहला मिशन था जिसने लैंड किया था मून के साउथ पोल पर, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और चंदा मामा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत 4th कंट्री बन गया था। ठीक है, अब बात आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने पढ़ लिया, 4th मिशन की। तो ये जो चंद्रयान 4 मिशन है, इसको भी कहा गया है कि भाई ये साउथ पोल पर ही लैंड करेगा चंदा मामा के। साउथ पोल पर कहां लैंड करेगा? तो साउथ पोल के पास MM4 यानी कि मोन्टोन 4, ये एक जगह है, यहां पर ये लैंड करेगा। जब चंद्रयान 2 जो था उसकी जो पिक्चर्स मिली थी, है ना, जो स्पेस है, साउथ पोल है चांद का, वो बड़ा ही रफ है। तो जो पिक्चर आई थी उसके बेसिस पर पता चला कि भाई ये जो स्पेस है यहाँ पर आराम से लैंडिंग करी जा सकती है, तो चंद्रयान 4 यहीं पर लैंड करेगा। कब जा रहा है चंद्रयान 4 मिशन? एक्सपेक्टेड है 2027 में जाएगा। इसके अलावा कुछ और बात इसरो के बारे में फटाफट से लिख लो। इसरो हमने वहां पर पढ़ लिया कि ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त। कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स यानी कि मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन। आर नारायणन है या शायद वी नारायणन है, ये चेक कर लेना। नारायणन तो है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि विच मेडल हैज तेजस्विनी शंकर ऑफ इंडिया वॉन इन द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, कहां पर हुई? तियानजिन आप नाम समझ के पहचान गए होंगे। कहाँ का है ये नाम? चाइना के। तो ये तियानजिन कहाँ है? चाइना में ये एशियन इंडोर चैंपियनशिप हो रही थी,
जिसमें भारत के तेजस्विनी ने जीत लिया है गोल्ड मेडल, है ना। इसी के साथ ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया 6th नंबर पर आया है। इंडिया 6th नंबर पर आया है। भारत ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, जिनमें से एकमात्र गोल्ड जीता है तेजस्विन ने। तेजस्विनी नहीं, तेजस्विन, ठीक है, तेजस्विन शंकर ने ये एक गोल्ड मेडल जीता है। बात समझ गए? ठीक है, इंडिया की ओवरऑल रैंक भी आप लोग याद रखना। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की कि रिसेंटली अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन इश्यूड टू रिमूव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। एक बात तो पता चल गई कि भाई लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला है, ठीक है, फ्रॉम हिज पोस्ट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो जो स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनको हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लोकसभा में। आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो भाई अनुच्छेद तो है 94C। यहां पर ये पूरा मामला, पूरा माजरा है क्या, देखो। अगर लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा बैठती है ना, लोकसभा का सेशन होता है, लोकसभा बैठती है, तो एक आगे बैठ के वो कहते हैं अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति बनाए रखो, इसको बोलने दो, इसको चुप कर दो। हाँ, तो वही काम होता है लोकसभा के स्पीकर का। अब होता क्या है कि अगर इसका इनका रिमूवल करना है तो कोई एक एमपी प्रस्ताव लेके आएगा, फिर 50 जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उस पर अप्रूवल देंगे कि हाँ हाँ भाई इनको हटाना है। फिर 14 दिन का 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, किसको, स्पीकर साहब को, है ना। इन पे कोई तो आरोप लगेगा। अब उस आरोप को सिद्ध करने के लिए भाई कि गलत प्रूव करने के लिए इनको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा ठोस मामला सबूत नहीं आता कि भाई ये प्रस्ताव गलत है, तो फिर क्या होगा, फिर वोटिंग डलेगी, वोट डलेगी लोकसभा में, और फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर बिल पास हो जाता है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो ये जो लोकसभा के स्पीकर है इनका रिमूवल हो जाएगा, ये हट जाएंगे स्पीकर के पद से। लेकिन ये एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर भी रहेंगे, स्पीकर के पद से हटेंगे, एमपी फिर भी रहेंगे। समझ गए? यहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी भी मैं आपको फटाफट समझा देती हूं, वैसे पॉलिटी का टॉपिक है। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है भाई जिस टाइम पे वोटिंग पड़ रही है उस टाइम पे जितने भी लोग वहां पर उपस्थित है उनकी मेजोरिटी। सिंपल वर्ड्स में, मान लो लोकसभा में मान लिया 120 लोग हैं, लेकिन जिस दिन वोट पड़ी उस दिन 100 ही लोग आए हैं। अब 100 लोगों के में ही मेजोरिटी देखी जाएगी। अगर 51 लोगों ने पक्ष में वोट दे दी तो फिर क्या होगा कि भाई वो मेजोरिटी हो जाएगी, इफेक्टिव मेजोरिटी। बात समझ में आई? ठीक है, आई नो थोड़ा तेजी में चीजें हो रही है, पर कोई बात नहीं, समझ में सारी चीजें आ रही है ना। हाँ, वेयर इज द एक्सरसाइज मिलान 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये मिलान एक्सरसाइज का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। ये भारत कंडक्ट करवाता है इस एक्सरसाइज को। नेवल एक्सरसाइज है और इसमें लगभग 40 प्लस कंट्रीज जो है, 40 प्लस देशों की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करेंगी। फिर पूछा गया आपसे कि अभी हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री एक बार फिर से कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं अनुतिन चरण विराकुल। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। क्या है कैपिटल? बैंकॉक। अमरावती क्वांटम वैली इज बीइंग डेवलप्ड अंडर विच नेशनल मिशन। तो हाल ही में जो ये अमरावती क्वांटम वैली का विकास किया जा रहा है, ये किस मिशन के तहत किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भाई नेशनल क्वांटम मिशन, यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ये मिशन है, जिसमें ये अमरावती क्वांटम वैली को विकसित किया जा रहा है। फिर बात आती है अगले प्रश्न की। आपसे पूछा गया कि फर्स्ट कंप्लीटली ब्लाइंड विमेन जज ऑफ केरला, केरल की पहली पूर्णता दृष्टिहीन जो जज बनी है, ये कौन बन गई है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम इनका याद रखना। ये बन गई है थान्या नाथन सी। कौन बनी है? थान्या नाथन सी। The book Life, Law and Literature Reflections of a Judge has been written by which judge recently? हाल ही में ये जो जीवन कानून और साहित्य किताब है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? इस किताब को लिखा जस्टिस एन नंदन वेंकटेश ने। ठीक है, बुक है तो सिंपल ऑथर याद रखना। कौन? पहली पूर्णता दृष्टिबाधित
अगर जज बनी है, नाम क्या है, किस हाई कोर्ट में बनी है, केरल हाई कोर्ट में। तो इतनी बातें याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली लॉन्च्ड द सेल्फ रिलायंस मिशन इन पल्सेस। हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने दलहन यानी कि दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। आपसे पूछ रहा है कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सिहोरा जिले के अमलाहा जगह पर यह मिशन लॉन्च किया गया, ताकि हम ना सेल्फ रिलायंट, भारत सेल्फ रिलायंट बन जाए पल्सेस यानी कि दालों के उत्पादन के मामले में। ठीक है, जगह याद रखना। फिर आज का आखिरी क्वेश्चन, इन विच सिटी इन इंडिया द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स वाज लॉन्च्ड विद द फर्स्ट शेरपा मीटिंग। हाँ हाँ, क्या लिख गया है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत के किस शहर में पहली शेरपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता का शुभारंभ किया जाएगा? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि 2026 में जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है वो कहां होगी? इंडिया में। आपसे पूछा है कि पहली जो शेरपा की मीटिंग हुई है वो कहां हुई? हमारी कैपिटल नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के बारे में, तो ये बात भी आप याद रखना, BRIC। पहले ये ब्रिक हुआ करता था 2009 में। मैंने बहुत बार आपको बताया, पहली मीटिंग इसकी 2009 में हुई थी, तब ये ब्रिक हुआ करता था। ठीक है, ब्रिक नाम कैसे पड़ा? नाम पड़ा ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना से, है ना। ये इसमें 4 देश होते थे, इन्हीं के इनिशियल से इसका नाम ब्रिक पड़ा। 2010 में ऐड हो गया साउथ अफ्रीका, तो ये क्या हो गया? ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ब्रिक्स हो गया। अभी इस ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर है। अभी इस ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर है? 10 परमानेंट मेंबर है, 10 परमानेंट सदस्य है। 5 मैंने बता दिए। 5 और कौन कौन से हैं? 4 2024 में ऐड हुए और 1 2025 में ऐड हुआ। 2025 वाला मैं बता देती हूं, इंडोनेशिया। अभी 2025 में इंडोनेशिया भी ऐड हो गया था ब्रिक्स में। 2024 में वो कौन से 4 देश ऐड हुए हैं, मैं इतनी बार आपका रिवीजन ये करवा चुकी हूं। इसीलिए आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि भारत अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की, तो भाई ब्रिक्स से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने पढ़ी है, कुछ कुछ थोड़ा सा हमने पॉलिटी का सेक्शन भी पढ़ा, है ना। क्वेश्चन ऐसा था तो हमने कवर की। भले ही 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, भले ही थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा दूं, तो आप लोग आराम से, आप मतलब साथ साथ नोट नहीं कर पाते होंगे, मैं जल्दी जल्दी बोल के निकल जाती हूँ, तो आपको क्या करना है, अब आराम से 10 मिनट में हमारी क्लास हो गई, अब 10 मिनट और ले लेना आप अपने नोट्स बनाने के लिए। लेकिन आज की क्लास आज के आज ही खत्म कर देना, आज के आज ही कंप्लीट कर लेना। आज ही पढ़ना है, आज ही अपने नोट्स बनाने हैं और आज के आज एक बार रिवीजन भी कर लेना है इस क्लास का। बात समझ में आई? थे ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट? हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। बाकी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना सभी बच्चे, क्योंकि ब्रिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टकराएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।